गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। बेटा आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ है दैट इज़ पोटेंशियोमीटर, लास्ट टॉपिक ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चैप्टर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इसमें क्या करना आपको, इसी डिवाइस के साथ दो आपके प्रैक्टिकल भी हैं, और अंडरस्टूड है कि प्रैक्टिकल हैं तो उसी के कंसर्न में वाइवा भी होगा, तो थोड़ा सा इसको आपने समझना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियोमीटर मीन्स ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो डिवाइस क्या कर सके, पोटेंशियल की मेजरमेंट कर सके, MEASUREMENT, है ना। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस से हम पोटेंशियल की मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो पोटेंशियल किसका होगा, किसी भी सेल का पोटेंशियल की मेजरमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस डिवाइस से हम एक दो और चीज़ें कर सकते हैं। आप इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको आप पढ़ चुके हैं, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, एंड कैन कंपेयर द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द टू सेल्स। कि अगर आपको दो सेल दिए गए हों, जैसे एक ये सेल दे दिया, मान के चलिए इसका EMF E1, और एक ये सेल दे दिया, मान के चले इसका EMF E2, तो आप इस डिवाइस को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है या दोनों इक्वल हैं, मीन्स EMF को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये भी हमारा प्रैक्टिकल है। आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं किसी सेल की, ये भी हमारा प्रैक्टिकल है ना। तो पोटेंशियोमीटर, एक तो पोटेंशियल मेजरमेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड होगी, और सेल के EMF भी कंपेयर होगी। तो जब भी आएगा जी, आपने तीन तो इसके लिखने ही हैं, कि तीन यूज इसके लिखने की, इससे ये तीन चीज़ें हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन राइज की किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है डिवाइस, है ना। मैंने पहले भी आपको बोला, कोई भी फिजिक्स का डिवाइस होगा तो दैट पर्टिकुलर डिवाइस बेस्ड अपॉन सम प्रिंसिपल, कोई ना कोई उसका प्रिंसिपल होगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, तो ये डिवाइस क्या कहता है कि मान के चलें कि एक वायर है ना, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक कांस्टेंट करंट इससे जा रहा है। मान के चलें कि ये I करंट जो है एक कांस्टेंट करंट जा रहा है, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया एक जैसी पतली है या एक जैसी मोटी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं है। तो ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कि मान के चलें कि ये एंड में A ले लेता हूँ और इस एंड को मैं B ले लेता हूँ, और करंट जहाँ से चलना शुरू होता है, तो जैसे ही करंट जहाँ से चलना शुरू होगा किसी वायर में, तो अंडरस्टूड है कि पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मान के चलो B तक पहुँचते पहुँचते कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा, तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर कितना ड्रॉप होगा, जितना A से लेके B तक लेंथ है वायर की, है ना। किसी वायर के दो पोर्शन का अगर मैं C और D ये दो पॉइंट ले लूँ और ये स्मॉल लेंथ ले लूँ, मैं बोलूँगा C से D जाते जाते करंट जो है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जितनी CD की लेंथ है। तो बड़ा एक सिंपल हो जाएगा, आप लेंथ का आपको पता हो दो पॉइंट के बीच में, उसका पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल लेंगे। तो कैसे इसकी एक सिंपल प्रिंसिपल बन जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया of cross section, then potential drop across any position of the wire is directly proportional to length of that portion of the wire. I hope कि आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि whenever constant current is passing through this wire, which wire? The wire having uniform area of cross section, right? The potential drop across any portion of the wire, पोटेंशियल ड्रॉप वायर के किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। किसके बराबर होगा, जितनी उस पोर्शन की लेंथ है। तो अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ये जो वायर है ना, जैसे आपने स्लाइड वायर ब्रिज ली थी 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, जहाँ हम क्या करेंगे 400 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की जगह पे 400 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर की जगह पे 4 मीटर,
तो लेकिन ईजिली जो है 1 मीटर की राड हमारे अवेलेबल है। ऐसे आ गया जे, उसके बाद कॉपर की स्ट्रिप से 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की वायर वापस जहाँ तक, फिर कॉपर की स्ट्रिप, जहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप है वायर नहीं है, वायर वापस जहाँ से शुरू हुई फिर जहाँ तक, फिर वापस कॉपर की स्ट्रिप और फिर वायर जहाँ तक। तो मान के चलो मैं एक पॉइंट को ए बोलता हूँ, एक पॉइंट को बी बोलता हूँ, है ना। तो ये 400 सेंटीमीटर जब 4 मीटर वायर होगी, जहाँ से जहाँ तक 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल जहाँ से लेके जहाँ तक 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल जहाँ से लेके जहाँ तक 300 सेंटीमीटर, और बिल्कुल जहाँ से लेके जहाँ तक 400 सेंटीमीटर। बाकी मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये वायर नहीं है इधर, ये कॉपर की स्ट्रिप है ना। ये भी वायर नहीं है, कॉपर की स्ट्रिप है, ये भी वायर नहीं है, कॉपर की स्ट्रिप है ना। तो आप जब भी लेंथ 400 जहाँ से लेके जहाँ तक 100 सेंटीमीटर ख़त्म करेंगे, फिर जहाँ से हमारे पास बिल्कुल 100 सेंटीमीटर से शुरू होगा, ये वाली लेंथ काउंट नहीं होगी इस केस में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दो वायर के बीच में आपने क्या करना, एक बैटरी लगाना है, फिर की लगाना है। अगर करंट को कहीं चेंज करने की ज़रूरत हो तो आप रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। तो मान के चलिए कि ये मैंने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और ये हमने की लगा दी, और ये हमने रियोस्टेट लगा दिया, और ये दूसरे एंड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज़ रियोस्टेट, दिस इज़ की, दिस इज़ बैटरी, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और एक आपने जहाँ से एक और चीज़ करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस टर्मिनल पे जहाँ से एक मैंने और ली, जहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, और उस सेल जो है उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर जो है उसे जॉकी से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट बन गया, ठीक है। तो जब आप इसी चीज़ को क्या करेंगे, जब आप इसी चीज़ को कहीं डायग्राम वहाँ पे लिखनी है, तो आप क्या करते हैं, ए से बी सिर्फ इतनी ही लेंथ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 4 बारी लीजिए ए से बी, बट कीप इन माइंड द लेंथ बिटवीन these 2 points A and B is not 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ 400। तो मैंने डायरेक्ट A पॉइंट और B पॉइंट ये ले लिया। आप आपकी जो डायग्राम जो है वो आप बिल्कुल आप ऐसे डायरेक्ट डायग्राम भी बना सकते हैं, और A और B के बीच में बिल्कुल ये वाला सर्किल बना दें, और फिर A और B के नीचे, जैसे मैं अगर इधर बात करूँ तो A के बीच में मैंने पहले क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव सेल लगा दिया, फिर एक की बैटरी लगा दी पहले, फिर एक की लगा दी, और फिर एक रियोस्टेट लगा दिया, है ना। ये देखिए, तो ये वाला यूनिट, और इस पे हमने क्या किया, एक सेल लगाया, सेल जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर जो है वो जॉकी के साथ लगा दी। तो बिल्कुल आप ज़रूरी नहीं कि ऐसा सर्किट बनाएं, आप सिंपली ऐसा सर्किट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो ऊपर लिखा कि ये कैसे प्रूफ करना है, तो देखिए, मान के चलो कि मैं अभी ये बात करता हूँ कि करंट जो है यहाँ से ये करंट जो है वो चलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही आई करंट जाएगा, तो उस समय क्या करना आपने कि इन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, तो मान के चलो कि जैसे ही आई करंट चल रहा है, तो मैंने ये जॉकी बिल्कुल यहाँ रखी, और इस जॉकी को मैंने धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू कर दिया, है ना। मान के चलो जैसे मैं इस पॉइंट पर पहुँचा, जॉकी मेरी जैसे इस पॉइंट पर पहुँची, तो इस पॉइंट को मैं जे डैश लिख लेता हूँ, है ना। जैसे ही जे डैश पे पहुंचा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना बंद कर दी। इट मीन्स कि पोटेंशियल हमारा ये गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन देना बंद हो गई। अब ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने देखो कैसे निकालना। तो वो ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज, तो एक तो सीधा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकल जाएगा कि मान के ये अगर मैंने करंट को स्मॉल लिखा है तो आप उसे स्मॉल रखें, और ये हमारे पास तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप उन 2 पॉइंट के बीच में निकल जाएगा। बट हमें ये हम सिंपली फ़िलहाल ओम्स लॉ लेके चल रहे हैं। ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है, इन फ्यूचर हम ये चीज़ लेंगे कभी भी इस टाइप की एक्टिविटी में, लेकिन जहाँ पे तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं तो हम ओम्स लॉ पड़ा हुआ है, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। अब आर क्या है, रो L/A। तो मैं जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस R की जगह पे
ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, इट मीन्स रो L upon A इंटू आई, राइट। तो जैसे मैंने ये वैल्यू पुट की तो आपने क्या देखा, रो चाहे जहाँ पे है करंट, जहाँ पे है एडजस्टिविटी तो चेंज हो नहीं रही है, सिर्फ लेंथ को फ़र्क पड़ रहा है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने पहले बोला कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई भी मैंने बोला था यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट करंट जा रहा है इस पूरी वायर से। सिर्फ जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रह रहा है, करंट जो है उतना ही रह रहा है ना, कांस्टेंट करंट आपने बोला, और एडजस्टिविटी भी वही रह रही है। तो इसका मतलब हो गया ये पूरी की पूरी चीज़ जो है, जिसे आपने के ले लिया कांस्टेंट और बी प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द दैट पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट। अब अगर हम बात करेंगे इसके पहले यूज़ की, तो पहला यूज़ आपने क्या बोला इसको, पहले आपने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द टू सेल। तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, कि दो सेल आपको दिए गए हैं और किस सेल की ईएमएफ ज़्यादा है, किस सेल की ईएमएफ कम है, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो डायग्राम फ़िलहाल बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी जैसे मैंने अभी की, फटाफट में फिर से बना देता हूँ। ये दो पॉइंट ए और वी, ए और बी के बीच में आपने पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगाई, जहाँ आपने की लगाई, फिर आपने रियोस्टेट लगाई, और ये आपने दूसरे एंड पे दे दी। वायर जहाँ तक ही है, आगे ये कनेक्टिंग वायर है। और इस एंड पे मैंने क्या किया, एक सेल लगा दिया जिसकी ईएमएफ E1 है ना, 2 वे की है जहाँ पे, तो बार बार हमें निकालना और मतलब कनेक्ट देना या डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़े, इसलिए एक ही बार आपने दोनों सेल लगा दिए, जिसका एक सेल की ईएमएफ E1, दूसरे सेल की ईएमएफ E2। ये दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल के साथ फिर ये तीसरा 1 2 3, दिस इज कॉल्ड 2 वे की। 1 और 3 भी जोड़ सकते हैं आप, और 2 और 3 भी। जब 1 और 3 को आप कनेक्ट करेंगे, ये वाला सेल ऑटोमेटिकली बाहर ही रहेगा, है ना, सिर्फ ये सेल काम करेगा। जब वो 2 और 3 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेल बाहर हो जाएगा। तो हमें बार बार जोड़ना या तोड़ना नहीं पड़े, तो सिर्फ ये 2 वे की को यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास जाके तो ये हमारे पास सर्किट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इस टाइप का सर्किट बनाना है। तो इसको ध्यान से सुनिए, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से सर्किट बना के सबसे पहले काम क्या करना आपने, सबसे पहले काम करना कि जो भी आपने जहाँ से लेके जहाँ तक, ये 400 सेंटीमीटर वायर है पूरी, मैंने बताया था। फिलहाल जब प्रैक्टिकली देखेंगे आप तो आपको 4 वायरें ऐसे मिलेंगी, ठीक है, जो लैब में नॉर्मल जनरली हमारे पास जो होगा लैब में, तो जहाँ पे हम ऐसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपने, जाकी को जैसे ये की ऑन किया, तो जाकी को ए एंड पे रखें, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखें, है ना। मान के चले कि गैल्वेनोमीटर जब टच नहीं किया होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल 0 पे होगी, इसका 0 जहाँ सेंटर में होता है, 10 20 30 डिवीजन इस तरफ, 10 20 30 डिवीजन इस तरफ, है ना। तो जैसे मैंने जाकी को ए एंड पे रखा, ये डिफ्लेक्शन मान के चलो जहाँ पहुँच गई, लेफ़्ट साइड आई। फिर आपने जाकी को जहाँ से उठा के दूसरे बी एंड पे रखना, तो ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल आपकी, अगर पहले लेफ़्ट साइड थी, अब अगर राइट साइड आ गई, तो समझिए ये कनेक्शन जो भी लगाए हुए हैं आपने ठीक है। अगर मान कर चलो कि ऐसा नहीं होता, ए एंड पर भी रखा आपने तब भी डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड, बी एंड पे रखा आपने तब भी डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड, है ना। इट मीन जो कनेक्शन हमारे ठीक नहीं है, तो तब हमें कनेक्शन को ठीक करना होगा। कनेक्शन ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन ठीक करने के लिए आपको जहाँ तो कहीं ये जो आपने जो कनेक्शन लगाए हुए हैं, है ना, वायर जो है उसके ऊपर थ्रेड होता है, जहाँ तो टर्मिनल में थ्रेड आ चुका है ना, तो उसे जहाँ कहीं ये वायर जो है टाइट कनेक्शन जो है, उसके जो प्लग जो है वो टाइट नहीं रहे हैं, आप उस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। तो यही रीज़न होगा, अदरवाइज़ जब से आप कनेक्शन लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन आप हमारे पास आ ही जाती है, ठीक है। अब हम इसके आगे चल रहे हैं कि कैसे हम जो है तो अब मैं कैसे प्रैक्टिकल करूँगा इसको, कि कैसे आप शो करेंगे कि हमारी जो है
आगे इसके बाद कैसे परफॉर्म होगा। तो देखिए इसके बाद आपने क्या करना, सबसे पहले आप मान के चलो 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया है ना। तो मैं यहाँ लिख दिया कि मैंने क्या किया, मैंने कनेक्ट कर दिया 1 और 3। क्यों किया ऐसे कि 1 और 3 को जब मैंने कनेक्ट किया तो सेल E2 तो बाहर चला गया, सो दैट जो बाहर चला गया उसकी बात नहीं हमने करनी। हमने बोला कनेक्ट 1 और 3 सो दैट सेल E1 कम्स इनटू द सर्किट। जो सर्किट के अंदर आए हम उसकी बात करेंगे। सो दैट सेल E1 कम्स इनटू द सर्किट। सेल E1 मीन्स पहले वाला सेल जिसकी EMF को आपने E1 बोला हुआ है। फिर क्या करना आपने चेक करना, चेक द करेक्टनेस ऑफ द कनेक्शंस। तो फिर आप कनेक्शंस को चेक करें। तो कनेक्शन को चेक करने का मैंने फिर बोला, वही बोला आपको, जाकी को ए एंड पे रखें, डिफ्लेक्शन देखें, बी एंड पे रखें, डिफ्लेक्शन देखें। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट है तो इट मीन्स ये कनेक्शन हमारे ठीक है। तो चेक द कनेक्शन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। फिर आपने क्या करना, उस समय जाकी को आपने स्लाइड करना वायर पे। नाउ स्लाइड द जाकी ओवर द वायर। कौन सी वायर? ए बी, पोटेंशियोमीटर की वायर, जिसको आपने ए बी का नाम दिया गया। ओवर द वायर ए बी किस लिए और कब तक स्लाइड करना है? एंड लोकेट द नल पॉइंट। उस नल पॉइंट को लोकेट करें आप। नल पॉइंट मीन्स जैसे मैं जाकी को इधर स्लाइड कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक ऐसे पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ग्लैनोमीटर जो है, जैसे मैंने ए पे रखा ना, तो इसकी रिफ्लेक्शन सपोज करिए लेफ्ट साइड पे थी। जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ जो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे जीरो की तरफ आ रही है, और जैसे ही ग्लैनोमीटर जीरो नीडल जो जीरो पे पहुँच जाएगी, हम बोलेंगे वो नल रिफ्लेक्शन हो गया। तो मान के चलो कि जब मैं इसे J1 ले लेता हूँ और जैसे J1 पॉइंट पे पहुँची, डिफ्लेक्शन हमारी जीरो हो गई, और ये लेंथ जो है उसे मैं L1 नोट कर लिया। वही चीज़ मैं जहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। लोकेट द नल पॉइंट, राइट। लेट J1 बी द नल पॉइंट इन दिस केस। तो मान के चलो कि J1 जो है नल पॉइंट आ गया इस केस में, एंड ए टू J1 को लेंथ मैंने L1 मान ली। तो जैसे मैंने बोला कि मान के चलो कि जहाँ से स्लाइड करते करते जैसे जहाँ पर पहुँचे तो डिफ्लेक्शन जीरो होगी, है ना। तो ये नल पॉइंट आ गया, उसे मैंने J1 का नाम दे दिया, और A से लेके J1 तक जो लेंथ जो है, मैं इस पे आता हूँ फिर। तो मान के चलो कि ये पूरा आप जहाँ तक आ गए डिफ्लेक्शन नहीं आई, फिर दूसरी वायर पे आ गए तब भी नहीं आई, मान के चलो तीसरी वायर पे आ गए तो मैंने इस पॉइंट को J1 ले लिया। अब जो लेंथ आपने नोट करनी ना, जहाँ से जहाँ ये पूरी 100 हो गई, ये पूरी 200 हो गई, और ये लेंथ, और मान के चलो कि ये 40 है तो 240 लेंथ। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप 240 लिखेंगे लेंथ को, लेकिन जहाँ पे मैं उसे L1 ले रहा हूँ तो J1 इजकल टू L1, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, जिसे मैं बोलूँगा E1 इजकल टू K L1। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, E और 3 को डिस्कनेक्ट किया, 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया, है ना। 1 और 3 को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्यों? ताकि ये सेल बाहर चला जाए, और 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे ताकि ये सेल जो है वो सर्किट में आ जाए। अब नाउ डिस्कनेक्ट कौन कौन से टर्मिनल्स 1 and 3, and connect terminals 2 and 3, 2 and 3, क्यों? So that सेल जिसको मैंने E2 बोला comes into the
सर्किट, ताकि वो सेल सर्किट में आके फिर आपने चेक अगेन चेक द करेक्टनेस, अगेन चेक द करेक्टनेस ऑफ द कनेक्शन। फिर आप वापस कनेक्शन को चेक करें। कनेक्शन को चेक करने का वही प्रोसीजर, फिर आप जाकी को ए एंड पे रखें, डिफ्लेक्शन देखें, बी एंड पे रखें, डिफ्लेक्शन देखें। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रही है तो कनेक्शन बिल्कुल ठीक है ना। और कनेक्शन चेक करने के बाद फिर से आपने जाकी को स्लाइड करें, अगेन स्लाइड द जाकी ओवर द वायर ए बी, जो पूरी वायर है ए बी उस पर आप उसे वापस स्लाइड करें एंड लोकेट द नल पॉइंट, एंड लोकेट द नल पॉइंट। और नल पॉइंट को आप फिर से लोकेट करें। नल पॉइंट मीन जब वो उस पॉइंट तक तब तक स्लाइड करते रहें जब तक बाकी जो है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देता। लेट मान के चलें कि इस केस में जब जाके यहाँ पे थी J2 पॉइंट पे और लेंथ अंडरस्टूड है कि डिफरेंट हो जाएगी, वो L2 मान लेते हैं। तो लेट J2 बी द नल पॉइंट इन दिस केस एंड A से J2 की टोटल लेंथ को आप नोट करें और उसे L2 मान लें। तो जहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल ईएमएफ सेल का किसके बराबर, जितनी लेंथ आपने बोला, जहाँ E2 इक्वल टू KL2, इसे क्वेश्चन नंबर 2 बोले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट को सेकंड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, E1 को डिवाइड करें E2 से, है ना। और जब KL1 को डिवाइड करेंगे KL2 से तो K तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ गया, है ना। अब ये चीज़ तो हमें पता ही है L1 और L2 की वैल्यू, वाई नोइंग द वैल्यू ऑफ लेंथ फर्स्ट एंड लेंथ सेकंड, E1 एंड E2 कैन बी कंपेयर। तो आप कंपेयर करके उन दोनों को बता सकते हैं। मान के चलें कि मैं अगर कभी ऐसे है कि हमारे पास लेंथ 2 जो है वो लेंथ 1 से बड़ा निकलता है, तो इसका मतलब हो गया L1 डिवाइड बाई L2 लेस देन 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर टर्म छोटी है। तो इसका मतलब हो गया E1 डिवाइड बाई E2 लेस देन 1, इसका मतलब हो गया EMF जो है पहले सेल की छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास मान के चले कि जो सेकंड सेल की जो सेकंड बार आपने लेंथ नोट की, अगर वो पहले लेंथ से जैसे पहली लेंथ अगर जहाँ आई थी तो सेकंड सेल जब कनेक्ट किया तो लेंथ उससे पहले आ गई, है ना। अगर तो L2 जो है अगर L1 से छोटा हो जाएगा तब हमारे पास L1 डिवाइड बाई L2, L1 इस समय बड़ा है तो ग्रेटर देन 1, तब आपने देखा E1 डिवाइड बाई E2 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। E1 जो है वो E2 से, तब हम बोलेंगे फर्स्ट सेल का EMF बड़ा है। तो इसी तरीके से बाई चांस अगर दोनों की जो नल पॉइंट एक ही जगह पे आते हैं तो आप बोलेंगे दोनों का EMF जो है वो इक्वल है। तो थैंक यू वेरी मच।